Assalamu alaikum and a very welcome to all of you, dear students. As you already know, we have started the revision series of grade 10 social science, and for this already we have completed one chapter of civics, that is the power sharing, and for this today we have taken the next chapter, that is the federalism. So federalism को हम रिवाइज करते हैं आज के इस वीडियो सीरीज में। सबसे पहले जो वर्ड फेडरलिज्म है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आसान लैंग्वेज में आप याद रखोगे, पावर जहां पर डिवाइड किए जाते हैं सेंट्रल एंड इट इज वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, मीन्स पावर को जब डिवाइड किया जाएगा सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान, वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फेडरलिज्म कहलाता है। और इसके अपोजिट में अगर हमने समझना है तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है। तो यूनिटरी गवर्नेंस एक वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस होता है जहां पर सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट करता है, या अगर वहां पर स्टेट और सेंटर दोनों लेवल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो सबऑर्डिनेट एज ए सबऑर्डिनेट का जो रोल है वो प्ले करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास पावर्स नहीं होते हैं, वो डिपेंड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक बार फिर याद रखेंगे, फेडरलिज्म में कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान, वाइल एज इसके बरक्स यूनिटरी गवर्नमेंट में इधर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, या अगर वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं उनके पास अपने पावर्स नहीं होते हैं। इसके बरक्स वो सबऑर्डिनेट का रोल प्ले करते हैं, मीन्स वो डिपेंड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो अब जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, इनको हम समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि एक फेडरलिज्म में कम से कम टू लेवल्स का होना ज़रूरी है, या मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स सेंटर स्टेट लेवल, ये ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड टीयर भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड, ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कि हर एक टीयर के पास जो लेजिस्लेशन का जुरिस्डिक्शन है वो अपना होगा, मीन्स लॉज को बनाने का जो पावर है वो सेपरेट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। और जुरिस्डिक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, ये मैंने अभी बता दिया कि ये जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए स्टेट को नहीं दिया जाता है, बल्कि दोनों अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए गारंटी किया जाता है। फोर्थ वन इज फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलेटरली बाय वन लेवल। इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं इनको एक फेडरल कंट्री में एक ही लेवल के जरिए चेंज नहीं किया जा सकता है, मीन्स अमेंडमेंट एक ही यूनिट के जरिए नहीं किया जा सकता है, कि बल्कि दोनों सेंटर स्टेट जब ये दोनों एग्री करेंगे तब ही अमेंडमेंट को पास किया जा सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है। फिफ्थ वन, कोर्ट्स हैव द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट्स। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, हाई कोर्ट हमारे पास, इनके पास पावर होता है डिस्प्यूट्स को सेटल करने का। और उसके बाद हमारे पास है सोर्स ऑफ रेवेन्यू और स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि दोनों सेंटर के पास, स्टेट के पास, या इवन लोकल के पास जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही बाइफोरकेट या स्पेसिफाई किया जाएगा। और डिवल ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब है कि मकसद इसका है कि टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी एंड एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवल ऑब्जेक्टिव फेडरलिज्म का होता है वो ये होता है कि सेफ गार्ड और प्रमोट करना यूनिटी को, तमाम तरह की जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं उनको हमने एकोमोडेट करना होता है। ये कहलाता है फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इंडिया फेडरल कंट्री है या इंडिया कंप्लीट फेडरल कंट्री नहीं है? तो यहाँ पर आप याद रखोगे, ये जो सभी यहाँ पर हमने डिफरेंट पॉइंट्स फेडरलिज्म की पढ़े, ये सभी इंडिया पर अप्लाई नहीं होते हैं, इसलिए इंडिया एक कंप्लीट फेडरल कंट्री नहीं कहलाती है। अगर हमने जानना होगा तो वर्ल्ड में कौन सी कंप्लीट फेडरल कंट्री है, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे यूएसए इज द कंप्लीट फेडरल कंट्री, जहां पर पावर्स को कंप्लीटली डिवाइड किया जाता है। तो इंडिया एक क्वाइजी फेडरल या आप याद रखो कि सेमी फेडरल कंट्री के नाम से जानी जाती है। तो उसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर यूनियन लेवल मीन सेंट्रल लेवल भी है, स्टेट लेवल भी है, और हमारे पास थर्ड टीयर जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसको हम पंचायत या म्यूनसिपलिटीज के नाम से भी जाने जाते हैं, ये एग्जिस्ट करता है। सेकंड, हमारे पास जो सेंटर स्टेट जो इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के दरमियान और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई किया गया है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और जिन पर लॉ बनाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होता है, ताकि यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया मेंटेन रखा जाए। इसके बाद जो हमारे पास स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो मैटर्स ऑफ द स्टेट इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्रीकल्चर है, जैसे कि हमारे पास ट्रेड एंड कॉमर्स है, और ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको इन पर लॉ बनाने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा गया है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स रखे गए जो मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हैं फॉर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पर जो लॉ बनाने का राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। लेकिन इन केस देयर इज ए टाई, यहाँ पर सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल हो सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एजुकेशन जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन में कोई फैसिलिटी
अपने सिटीजन्स को देना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी ओनली एप्लीकेबल होगी द सिटीजन्स द रेजिडेंट्स विद इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। एट द सेम टाइम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसी ही कोई फैसिलिटी देना चाहती है तो उस सूरत में सेंट्रल लॉ ही अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रल लॉ के जरिए कोई फैसिलिटी दी जाएगी वो पूरी सिटीजन्स मीन्स ऑल ओवर द इंडिया ही एप्लीकेबल होगा। इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट में इन केस देयर इज अ टाई तो सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो लिस्ट है वो है रेसिडरी सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया बहुत सारे वो सब्जेक्ट्स थे जो इंक्लूड नहीं किए गए थे क्योंकि वो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं होते थे। जैसे कि इंटरनेट है, जैसे कि प्रेजेंटली एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो उस वक्त इनका एग्जिस्टेंस नहीं था। तो ऐसे कुछ मैटर्स जो फ्यूचर में एग्जिस्ट हो सकते हैं इनको हमने याद रखना है, ये रेसिडरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। और यहाँ पर जो लॉ बनाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। के बाद इंडिया हैज़ ए होल्डिंग टुगेदर मॉडल ऑफ फेडरेशन, जहाँ पर हमारे पास यूटीज भी हैं और हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स भी हैं। होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है कि इंडिया फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है कि फेडरल गवर्नेंस दो तरह की हो सकती है, या कमिंग टुगेदर हो सकती है या होल्डिंग टुगेदर हो सकती है। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि छोटी छोटी जो स्टेट्स होती हैं वो एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनियन, एक बड़ी गवर्नमेंट या एक बड़ी कंट्री को बनाते हैं, जस्ट लाइक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कहलाता है कमिंग टुगेदर मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर भी होता है। लेकिन इंडिया क्या है? इंडिया व्हेन इट गेनेड इंडिपेंडेंस इट वाज अ बिग यूनियन, इट वाज अ बिग कंट्री। सो फॉर द पर्पस टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली इट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज। तो इस तरह से हम होल्ड कर, बट नो स्टेट और नो यूनियन टेरिटरी हैज अ राइट to separate from the Indian Union. So because center government is holding together all the Indian states, तो ये कहलाता है holding together model। प्रोसेस टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि एक फेडरल कंट्री में जो अमेंडमेंट को पास करने का राइट है वो दोनों स्टेट और सेंटर के पास लाई करता है। लेकिन इसके बरअक्स इंडिया में जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पास करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही लाई करता है, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई फेडरल मैटर्स को हमने अमेंड करना होता है तो उस सूरत में हमने स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना होता है और ओनली हाफ ऑफ स्टेट्स की हमने कंसेंट लेनी होती है। तो इस बरअक्स में यहाँ पर हम कंप्लीट फेडरल नहीं कहलाते हैं। और हमारे पास जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर सेटल डिस्प्यूट्स करते हैं। स्टेट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इम्पोज द टैक्सेस। यहाँ पर हमारे पास ये पावर भी होता है कि टैक्सेस को इम्पोज किया जा सकता है, कि जैसे कि हमारे पास जीएसटी है जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। तरह से आप याद रखेंगे इंडिया कंप्लीट फेडरल नहीं है, ये हम याद रखेंगे, या तो क्वाजी फेडरल के नाम से याद रखेंगे या तो हम इसे सेमी फेडरल के नाम से याद रखेंगे, क्योंकि इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है India has borrowed this from the Canadian Constitution, thus in this way we can say India follows the Canadian model। इसके बाद हम यहाँ पर याद रखेंगे एक फेडरल कंट्री दो तरह की हो सकती है, या तो ये फॉलो करेगी कमिंग टुगेदर फेडरल मॉडल को या तो ये फॉलो करेगी होल्डिंग टुगेदर फेडरल मॉडल को। तो ये क्या होता है कमिंग टुगेदर? फॉर एग्जाम्पल जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स मीन स्मॉल टेरिटरीज जब ज्वाइन टुगेदर हो जाती है और एक बड़ी नेशन को वजूद देती है तो वो कहलाता है कमिंग टुगेदर मॉडल। और इस तरह की मॉडल में सेंटर स्टेट के दरमियान कंप्लीट इक्वल पावर्स होते हैं। और जिसकी एग्जांपल हमारे पास है यूएसए। यूएसए जो है ये यहाँ पर कमिंग टुगेदर मॉडल के नाम से जानी जाती है। और इसके बरअक्स हमारे पास जो दूसरा मॉडल है वो है होल्डिंग टुगेदर मॉडल। ये क्या होता है? इसमें एक बड़ी कंट्री डिवाइड की जाती है डिफरेंट स्मॉलर स्टेट्स में। स्टेट्स जो होती है वो सब ऑर्डिनेट होती है सेंटर की, जिसकी एग्जांपल है इंडिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम याद रखेंगे कि इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है होल्डिंग टुगेदर मॉडल। इस होल्डिंग टुगेदर मॉडल में स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके दरमियान कंप्लीट पावर्स नहीं है, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोर स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान सेंट्रल गवर्नमेंट से सेपरेट होने का पावर नहीं होता है, जस्ट लाइक इंडिया। और इंडिया ने यही मॉडल बोरो किया हुआ है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट है वो ये है कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है इसको किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, इसको किस तरह से फॉलो किया जाता है, या इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है। तो तीन यहाँ पर हमारे कंसेप्ट्स को समझने हैं कि हमारे पास लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी है और हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशन है। इनको समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो फेडरल मॉडल है वो किस तरह से डिफरेंट है यूएसए से। फॉर एग्जाम्पल पहले में हम याद रखेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स मीन्स स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फेडरलिज्म के जरिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ज़्यादा तरजीह दी। जब डिवाइड हो जाता है 1947 के बाद, उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा डिमांड होती है कि इंडिया में स्टेटहुड दिया जाए ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, जो कि किसी हद तक लास्ट पर एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज की बुनियाद पर आई है, जैसे कि हमारे पास आंध्रा है जो पहली स्टेट है जो मद्रास प्रेसिडेंसी से निकाली गई ऑन द बेस ऑफ दियर लैंग्वेज ऑफ तेलुगु। उसके बाद हमारे पास है गुजरातीज़ के लिए गुजरात, हमारे पास मराठीज़ के लिए महाराष्ट्र, पंजाबीज़ के लिए पंजाब। तो बहुत सारी स्टेट्स हैं जो ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज ही क्रिएट किए गई। दूसरा, दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम language lived in the same state
इसी तरह से हमारे पास थर्ड है, सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ द कल्चर, एथनिसिटी और द जियोग्राफी। कुछ वो स्टेट्स भी हैं जो ऑन द बेस ऑफ एथनिसिटी, ऑन द बेस ऑफ कल्चर, ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफी को भी उनको भी क्रिएट किया जाता है। और लेकिन हमने इस तरह से ये क्यों किया? बिकॉज दिस मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजी एंड द कंट्री यूनाइटेड। मीन्स कि हमने जो कंट्री में पीस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट किया, और इस तरह से हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को वजूद में लाया। दूसरा हमारे पास है लैंग्वेज पॉलिसी। जबकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं। तो अब हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे तो इंग्लिश वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और द ऑफिशियल लैंग्वेज। बट हमें ये भी पता है कि इंडिया में सभी जो लोग थे वो इंग्लिश स्पीकर्स नहीं थे। तो इस तरह से जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो बहुत सारे वो थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो इंग्लिश लैंग्वेज भी उनसे ही चली जानी चाहिए। बट हिंदी को ही डिक्लेयर होना चाहिए एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। बट एट द सेम टाइम इंडिया में जब सेंसस किया गया, जब एक रिव्यू किया गया, तो ओनली 60% ऑफ द पॉपुलेशन वो थी जो हिंदी स्पीकर्स थे। रेस्ट जो 40% थे वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोला करते थे। तो अब हिंदी को डिक्लेयर करना नेशनल लैंग्वेज ये साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। अब क्या किया गया? तो इसी तरह से अब क्या किया गया? सो इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज। हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वाई? फ्लेक्सिबिलिटी शोन टू एकोमोडेट डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स। क्योंकि हमने कोशिश की किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज ना दिया जाए, बल्कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को एकोमोडेट किया जाए, ताकि लोगों की जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं उसको भी मेंटेन रखा जाए। सो हिंदी को हमने डिक्लेयर किया गया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज हमारी ये नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसके साथ साथ याद रखोगे आप, इंग्लिश इज आवर सेकंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके मजीद हमारे पास देयर आर 21 other languages recognized as scheduled language by the constitution. So presently we have 22 scheduled languages. It means we have given representation to multiple ethnic groups at the same time. हर एक स्टेट में हमारे पास स्टेट लैंग्वेजेस भी होती हैं। So to accommodate the linguistic issue, to accommodate the linguistic policy, so we have given representation to different languages to accommodate the diversities. Thus this also is a federal governance in India. This also adds to the federal model in India. सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सिस्टम क्या था हमारे पास? जब 1947 के बाद पहला इलेक्शन किया गया 1951 में, तो कांग्रेस वाज द ओनली पार्टी विच मैनेज्ड टू सिक्योर द मेजॉरिटी टिल 1967। टिल 1951 से लेकर 1967 तक कांग्रेस ही डोमिनेट करती है सेंटर एंड द स्टेट लेवल। तो अब यहाँ पर सेंटर स्टेट लेवल का जो रिलेशन था वो तो एक ही था, कांग्रेस के पास ही सेंटर भी थी, कांग्रेस के पास ही स्टेट भी थी। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? बट आफ्टर 1990 क्या हुआ? तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, वो रीजनल इश्यूज़ को जब एड्रेस नहीं कर पाती हैं, कि इसका रिजल्ट ये निकलता है कि रीजनल पार्टीज़ का वजूद आता है। तो रीजनल पार्टीज़ को इलेक्शन में गेन हो जाती है, और जिसके ज़रिए से नेशनल गवर्नमेंट को, नेशनल पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ के साथ ज्वाइन टुगेदर होना पड़ता है और गवर्नमेंट को बनाना पड़ता है। दस वी कैन सी नेशनल पार्टीज़ आर नाउ डिपेंड ऑन द रीजनल पार्टी। प्रेजेंटली भी अगर हम इसको देखेंगे तो आज भी जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो डिपेंड है रीजनल पार्टीज़ पर, जिनको हम स्टेट पार्टीज़ के नाम से भी जाने जाते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये भी फेडरल मॉडल में अप्लाई हो जाता है। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन, पहला आप इसका जो लिटरल मीनिंग है वो याद रखोगे। व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड आर गिवन टू लोकल लेवल, सच ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर्स को लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से और लोकल लेवल पर लोकल गवर्नेंस के लिए दिया जाएगा, तो वही कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो सो फाइनली इसके लिए जो स्टेप्स थे वो 1992 में लिए गए, जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को पास किया गया। इसके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी बनाया गया कि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पर होने चाहिए। सीट्स को रिजर्व रखा गया एससीज, एसटीज़ एंड ओबीसीज़ के लिए। साथ ही साथ वुमेन के लिए भी 1/3 सीट्स को रिजर्व रखा गया। एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को वजूद में दिया जाता है, जिसका काम यही होता है टू कंडक्ट इलेक्शन टू लोकल बॉडीज़, पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़। साथ ही साथ पावर एंड रेवेन्यू वाज शेयर्ड विद लोकल गवर्नमेंट एज वेल। इनको पावर्स दिए जाते हैं लेजिस्लेशन के भी एज वेल एज रेवेन्यू एस्पेक्ट के भी इनके पास पावर्स दिए जाते हैं। अब हमारे पास जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, तो अब लोकल रूरल इलेक्टेड बॉडीज़ में हमारे पास क्या होता है? तो पहले हमारे पास होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है कि जो भी इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं एट द विलेज लेवल, जिसमें सरपंच आ जाता है और हमारे डिफरेंट वार्ड मेंबर्स आ जाते हैं, वो कहलाता है ग्राम पंचायत। जैसे कि ईच विलेज हैज़ अ ग्राम पंचायत हेडेड बाय द सरपंच।
और उसके बाद क्या होता है कि जब डिफरेंट तरह की जो ग्राम पंचायत ज्वाइन टुगेदर हो जाती हैं विद इन ए स्पेसिफाइड रीजन, जिसको हम ब्लॉक के नाम से जाने जाते हैं, तो वो बनाते हैं पंचायत समिति। और इस तरह से जब डिफरेंट पंचायत समितिज ज्वाइन टुगेदर हो जाती हैं तो वो बनाती हैं जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रन करती हैं, जिसका जो हेड है वो चेयरपर्सन होता है। तो इसके बाद हमारे पास ग्राम सभा एक और टर्म है। ग्राम सभा को आप याद रखोगे, ग्राम सभा विलेज लेवल पर होती है। जो भी एक विलेज के एडल्ट वोटर्स होते हैं जो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करने में अपना पार्ट करते हैं, या जो ऑल द विलेजर्स हु आर 18 और अबव, दे आर नोन एज ग्राम सभा। तो ये जो ग्राम सभा है, इसका काम होता है कि जो ग्राम पंचायत मीन सरपंच एंड वार्ड मेंबर्स का जो वर्किंग होता है उसको सुपरवाइज करना, उसके काम काज को सुपरवाइज करना। इसके बाद हमारे पास जो अर्बन बॉडीज होती हैं मीन्स अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पर हमारे पास भी 3 तरह की बॉडीज होती हैं। अगर हम सबसे बड़ी जो हमारी सिटीज़ होती हैं, जो अर्बन एरियाज होते हैं, जैसे दिल्ली है, जैसे मुंबई है, तो वहाँ पर हमारे पास होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है वो मेयर होता है। और इसी तरह से ये बिग सिटीज़ में ही अप्लाई होता है। और उसके बाद हमारे पास होता है म्यूनसिपल काउंसिल, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद हमारे पास होता है म्यूनसिपल काउंसिल। म्यूनसिपल काउंसिल जो इंटरमीडिएट, ना कि छोटी सिटीज़ ना कि बड़ी सिटीज़, दरमियाना दर्जे की जो सिटीज़ होती हैं, उनमें जो अर्बन बॉडीज़ होती हैं वो म्यूनसिपल काउंसिल के नाम से जानी जाती हैं, जिनका जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है। और इसके बाद सबसे निचले तबके के जो हमारे पास टाउन्स होते हैं, छोटी छोटी कस्बे होते हैं, उनमें जो अर्बन बॉडीज़ होती हैं वो कहलाती हैं म्यूनसिपलिटीज़। और म्यूनसिपलिटीज़ का जो हेड होता है वो चेयरपर्सन ही होता है, और यहाँ पर ये स्मॉल टाउन्स के लिए ही होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि इंडिया जो है, इंडिया एक फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नेंस यहाँ पर अप्लाई होता है। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे इनको हमने समझने की कोशिश की। तो इंडिया एक फेडरल मॉडल अप्लाई करती है, बट कौन सा वाला? होल्डिंग टुगेदर मॉडल, जिसमें से जो इंडिया है इसको डिवाइड किया गया डिफरेंट टेरिटरीज में फॉर द पर्पस टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिफरेंट कंसेप्ट्स हमारे पास हमें पता होना चाहिए। फेडरलिज्म क्या होता है, इसके बरअक्स इसका अपोजिट यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, या नो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, एंड एट द सेम टाइम व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, हाउ वी कैन कॉल इंडिया ए फेडरल कंट्री, एंड हाउ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएस मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर मॉडल का भी हमें कंसेप्ट होना चाहिए, या किस तरह से इंडिया में फेडरलिज्म को अप्लाई किया जाता है, या एट द सेम टाइम डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ये सभी कंसेप्ट्स हमें पता होने चाहिए एग्जाम से पहले। सो आई होप all the concepts we discussed all also understood you as well. So I am taking my leave. So see you inshallah tomorrow. Stay blessed. Fi amanillah.